हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और यही भारत की श्रृंखला में हम लोग यहाँ पर मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। और जो मध्यकालीन भारत में हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है यहाँ पर मुगल साम्राज्य। हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। और अब बारी यहाँ पर पार्ट 2 को पढ़ने की है। और हर बार की तरह मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को होमवर्क में एक सवाल दिया था। दोस्तों, मैंने आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा था। देखिएगा, जो जो सवाल इस प्रकार से था, कौन से स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। तो ये जो दक्कन का ताजमहल कहा जाता है, यह कौन सी इमारत को कहा जाता है, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। क्या गोल गुम्बद को कहा जाता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो गोल गुम्बद हुआ करती थी उस समय बीजापुर का शासक, बीजापुर का एक शासक हुआ करता था। ठीक है, तो बीजापुर का शासक हुआ करता है जिसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम हुआ? या आदिल शाह हुआ करता था। तो यही आदिल शाह का मकबरा हमें यह गोल गुम्बद यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिलता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर बीवी का मकबरा, और बीवी का मकबरा ही कहा जाता है दक्कन का ताजमहल। तो इसे ही कहा जाता है यहाँ पर दक्कन का ताजमहल। दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। और जिसको किसने बिल्डअप किया था, फिर राइट आंसर होगा औरंगजेब ने बनवाया था इसे। औरंगजेब ने बनवाया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। और चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार हमें वर्तमान में हैदराबाद है, हैदराबाद में यह मुख्य रूप से देखने को मिलती है। चलिएगा, ये आप सभी ने कमेंट बॉक्स में सवाल का बिल्कुल राइट आंसर मुझे दिया था। चलिएगा, इसी बात पर हम लोग जो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, देखिएगा। और जो आज क्लास का जो पहला प्रश्न आप लोगों को देके रखा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की जोर से भाग लिया था? शेरशाह सूरी ने जो मुगलों की ओर से कौन से युद्ध में भाग लिया था, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या चंदेरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि ये जो शेरशाह सूरी हुआ करता था, शेरशाह सूरी हुआ करता था, इसी शेरशाह सूरी ने भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था भारत में। आप लोगों को याद होगा जिसका समयकाल हमें 1540 से लगाकर, तो हमें ये 55 तक इसका समयकाल मुख्य रूप से दिल्ली की सत्ता पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पर आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि यहाँ पर एक बैटल ऑफ खानवा हमें देखने को मिला। और यह बैटल ऑफ खानवा दो शासकों बीच में हुआ था। एक तरफ हुआ करता था बाबर, और एक तरफ हमें देखने को मिला यहाँ पर राणा सांगा। कौन देखने को मिला? राणा सांगा देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ पर बाबर जीत गया था, लेकिन राणा सांगा इस युद्ध को क्या हुआ करते थे, हार गए। अब जैसे ही राणा सांगा हारे, वैसे ही बाबर ने यहाँ पर क्या किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले बाबर ने यहीं पर जिहाद का नारा दिया। पहला पॉइंट तो याद होना चाहिए, जिहाद का नारा। और बाबर ने इसी युद्ध को जो जीतने के बाद में यहाँ पर गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, यहाँ पर यदि बैटल ऑफ घाघरा के बारे में पूछ लेगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए यही बैटल ऑफ घाघरा। ये जो बैटल ऑफ घाघरा हमें देखने को मिलेगा, ये कब देखने को मिला? तो हमें यह मुख्य रूप से 1829 में यह युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर चंदेरी, तो बैटल ऑफ चंदेरी कब युद्ध हुआ? तो आप लोगों को याद होगा कि यहीं पर बैटल ऑफ चंदेरी हमें देखने को मिलेगा। और यह चंदेरी का युद्ध हमें दो शासकों के बीच में देखने को मिला। एक तरफ हुआ करता था बाबर, और एक तरफ हमें देखने को मिला जिसका नाम हुआ करता था मेदिनी राय। क्या नाम हुआ? मेदिनी राय यहाँ पर हार चुका था, और बाबर इस युद्ध में जीत गया था। और यही युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ दिया था। शेरशाह सूरी ने इसी युद्ध में क्या किया था, मुगलों का साथ दिया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और क्या यहाँ से आ सकता है? तो यह जो एक प्रकार का युद्ध था, जो जल व थल यानी यह भूमि और पानी दोनों स्थलों में यह युद्ध मुख्य रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, और यहीं पर जो चंदेरी राजवंश की 800 राजपूताना जो यहाँ पर स्त्रियों ने आत्मदाह किया था बाबर के डर के कारण, आत्मदाह किया था। आप लोगों को याद होना चाहिए। और बाबर ने इसी बैटल ऑफ चंदेरी के युद्ध में बाबर ने भारत में मुख्यतः पहली बार जौहर देखा। तो बाबर ने यही युद्ध में सबसे पहले क्या देखा था? तो जौहर हमें देखने को मिला था, बाबर ने मुख्य रूप से देखा था। ठीक है, हमारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है, देखिए शेरशाह सूरी के बारे में आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है और कौन सा इसमें से सही होगा, देखिएगा कौन सा यहाँ पर सही हम लोगों को बताना है। तो शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कहता है यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट माना जाएगा। शेरशाह ने 165, 175, 185 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए थे। देखिए इसके द्वारा सोने के सिक्के कुछ तो जारी किए गए थे, लेकिन वो 167 ग्रेन के थे, 167 ग्रेन के थे। और कुछ इसने सिक्के सिल्वर के कॉइन्स जो चलाए थे भारत में, और इसके सिल्वर कॉइन्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रुपया नाम दिया था। शेरशाह ने सिक्कों पर बादशाह का नाम अंकित किया था। ये बादशाह का नाम अंकित नहीं, ये गलत है, बल्कि बादशाह का नाम अंकित हमें देखने को मिलता है। शेरशाह ने कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित किए थे। तो यह बात बिल्कुल सही है कि इसने कुछ शुरुआती सिक्कों पर खलीफाओं के नाम अंकित किए थे। अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है कि खलीफा यहाँ पर क्या होता है, तो खलीफा देखिए हमें मुख्य रूप से इस्लाम धर्म देखने को मिलेगा, और यही इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हमें हजरत मोहम्मद साहब कौन देखने को मिलेंगे, हजरत मोहम्मद साहब हमें देखने को मिलेंगे। और ये हजरत मोहम्मद साहब के जितने भी शिष्य व जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं, यहाँ पर उत्तराधिकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको यहाँ पर खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर एक्यूरेट देखने को मिलेगा। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, मुइबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी। हम लोगों से यह सवाल पूछा है कि बाबर है जब अपनी आत्मकथा लिखता है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, यह किस भाषा में द्वारा लिखी गई। तो ये जो तुजुक ए बाबरी, कौन सी तुजुक ए बाबरी पुस्तक हम लोगों को जो देखने को मिलेगी, यह कौन सी भाषा में हम लोगों को देखने को मिलेगी, फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। ठीक है, तो यह हमें मुख्य रूप से तुर्की में देखने को मिली, कौन सी लैंग्वेज में, तुर्की में देखने को मिलेगी। और यही तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था, यदि सवाल पूछ लेगा कि इसी तुजुक ए बाबरी का फारसी जो अनुवाद किसने किया था, तो याद होना चाहिए कि मुख्य रूप से अब्दुल रहीम ने किया। इसके दरबार में एक मंत्री हुआ करता, इसका नाम था अब्दुल रहीम, के द्वारा इसका फारसी अनुवाद भी किया गया था। तो हमारे सवाल का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्की में यह मुख्य रूप से यह बुक लिखी गई है। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर देखे रखा है। देखिएगा हम लोगों को देख के रखा है कि इस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक किया था। तो यह 2 बार राज्याभिषेक हमें किस मुगल शासक का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि हमें एक शाहजहां देखने को मिला, और शाहजहां शासक का समयकाल हमें यहाँ पर 1627 से लगाकर तो 1658 तक हमें मुख्य जो रूप से दिल्ली की सत्ता पर शाहजहां का समयकाल देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये शाहजहां दिल्ली की राजगद्दी पर था तो इसके बेटों के बीच में मुख्य रूप से उत्तराधिकारी के युद्ध, यहाँ पर उत्तराधिकारी का हमें युद्ध प्रमुख रूप से देखने को मिले। तो 2 फेमस हमें यहाँ पर युद्ध देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर बैटल ऑफ सोमूगढ़, कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ सोमूगढ़ युद्ध देखने को मिला। और इसी बैटल ऑफ सोमूगढ़ यह 2 शासकों के बीच में हुआ था। जो एक तरफ हुआ करता था यहाँ पर औरंगजेब, किन के बीच में हुआ, मुख्यतः यह हमें जो औरंगजेब देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पर शासक हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था दारा सिको हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर दारा सिको क्या हो चुका था, हारा। लेकिन यहाँ पर जो ये मुख्य रूप से औरंगजेब इस युद्ध को जीत गया था। और जीतने के बाद उसने क्या किया था कि जो अपने पहली बार राज्याभिषेक करवाया, पहली बार राज्याभिषेक यहाँ पर हमें मुख्य रूप से उसका देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में हमें एक बैटल ऑफ दोहरिया, ये वाला युद्ध आप लोगों को याद रखना है, बैटल ऑफ दोहरिया हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और ये जो बैटल ऑफ दोहरिया है ये भी हमें फिर से देखने को मिला था, औरंगजेब के बीच में देखने को मिला। और औरंगजेब के बीच में फिर से यह दारा शिको के बीच में हमें युद्ध देखने को मिलेगा। इसमें फिर से दारा शिको आ रहा था और फिर से औरंगजेब यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दिया। फिर इसके बाद में औरंगजेब का सेकेंड टाइम हम लोगों को यहाँ पर राज्याभिषेक देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर एक बैटल ऑफ सोमूगढ़ को जब इसने औरंगजेब ने यहाँ पर जीत लिया, और एक बैटल अब जब इसने दोहरिया को जीत लिया। दोनों युद्धों को जीतने के बाद औरंगजेब का राज्याभिषेक हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी औरंगजेब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखे हैं, मुगल जो प्रशासन में मुहस्सिव, ये जो मुहस्सिव हम लोगों को यहाँ पर शब्द देके रखा है, इस मुहस्सिव का क्या मतलब था। चार ऑप्शन देके रखे हैं, सेना का अधिकारी, लोक आचरण का अधिकारी, विदेश विभाग का, या फिर प्रमुख पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो मुहस्सिव हुआ करता था मुगल शासन के अंतर्गत, जो इसका मतलब होता था जो लोक आचरण का अधिकारी होता था। कौन होता था, जो लोक आचरण का अधिकारी हमें देखने को मिलेगा, उसका मतलब होता था यहाँ पर मुहस्सिव। क्या हुआ करता था, मुहस्सिव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन हुआ करता था। तो हम सभी जानते हैं नो डाउट, जो यहाँ पर चित्रकारिता का जो स्वर्णिम काल कहा गया है, वो हम जो मुख्य रूप से जहांगीर के समय काल को कहा गया है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जहांगीर के समय काल को चित्रकारिता, यह चित्रकारिता का स्वर्णिम काल कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वर्णिम काल कहा गया है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर यह जो चित्रकारिता है, ये जो चित्रकारिता हमें कहां से देखने को मिलती है, तो सबसे पहले यह जो चित्रकारिता प्रारंभ हुई थी, यह मुख्य रूप से हुमायूं के जो समय काल में यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं यहाँ पर हम लोगों से सवाल पूछा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो सबसे बड़ा चित्रकार कौन देखने को मिलेगा, ख्वाजा यब्बू सम्मद, बसावन सैयद अली बरीजी या मसूद। तो मसूद हमें सबसे बड़ा यहाँ पर चित्रकार देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट माना जाएगा। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी। यानी ये जो चार प्रमुख हमें शासक दे के रखे हैं, इसके समय काल में, मतलब जो मुख्य रूप से अकबर के जो समय काल में हमें कौन सा शासक या शासिका यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये मार्तंड वर्मा, राजा सवाई सिंह, और यहाँ पर ये आपके अहिल्याबाई या रानी दुर्गावती। तो अकबर के समकालीन इन चारों में से रानी दुर्गावती का समयकाल देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें एक मुख्य रूप से गढ़वाल वंश हमें जबलपुर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जबलपुर जो हमारा मध्य प्रदेश है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ का शासक हुआ करता था, इसका नाम था संग्राम सिंह। कौन हुआ, संग्राम सिंह हमें देखने को मिलेगा। और संग्राम सिंह का जो बेटा हुआ करता है जिसका नाम था दलपत सिंह। कौन हुआ, दलपत सिंह हुआ। और दलपत सिंह का विवाह हुआ था, इसी दलपत सिंह का विवाह हुआ करता था रानी दुर्गावती के साथ, हमें इसका विवाह देखने को मिलेगा। रानी दुर्गावती के साथ इसका विवाह देखने को मिला है। और इन दोनों का एक बेटा हमें यहाँ पर देखने को मिला जिसका नाम हुआ करता था वीर नारायण। कौन हुआ करता था, वीर नारायण हमें यहाँ पर मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। तो जो अकबर के समयकाल में रानी दुर्गावती का समयकाल हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख के रखा है, शाहजहां ने किसे शाह यहाँ पर इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी। ये जो दोनों उपाधियां हुआ करती थी, कौन कौन सी उपाधियां, एक जो उपाधि हमें देखने को मिलती है शाह यहाँ पर इकबाल की उपाधि देखने को मिलेगी, और एक उपाधि हमें शाह बुलंद, कौन सी उपाधि, शाह बुलंद हमें यहाँ पर जो मुख्य रूप से उपाधि देखने को मिलेगी। तो ये दोनों जो उपाधियां शाहजहां ने किसको प्रदान की थी, तो जो इसका सबसे बड़ा बेटा हुआ करता है इसका नाम था दारा शिको। कौन को दिया था, दारा शिको को इसने ये दोनों उपाधियां दी थी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद होगा कि दारा शिको ने क्या किया था, दारा शिको ने क्या किया था यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो भगवत गीता हमारा जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता और एक और धर्म ग्रंथ जिसका नाम था योग वशिष्ठ। क्या नाम है, योग वशिष्ठ और भगवत गीता, इन दोनों का फारसी अनुवाद किया था। क्या किया था, दारा शिको ने इन दोनों का फारसी अनुवाद के लिए दारा शिको मुख्य रूप से यहाँ पर जाना जाता है। तो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, यानी दारा शिको। चल बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। अब हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है, जिसके समय काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। तो ये जो पद्मावत ग्रंथ की रचना हमें किसके समय काल में मुख्य रूप से देखने को मिली, तो ये जो मलिक मोहम्मद जो जायसी हमें देखने को मिलता है लेखक, इसी जायसी ने हमें एक
जो इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है, एक पुस्तक लिखी जाती है, इसका नाम है पद्मावत। कौन सी पुस्तक? पद्मावत हमें यहाँ पर देखने को मिली। और ये जो पद्मावत ये जो ग्रंथ है हमें मुख्य रूप से शेर शाह सूरी के समय काल में हमें ये मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और शेर शाह सूरी का समय काल यहाँ पे 1540 से लगाकर तो 45 तक हमें मुख्य रूप से देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इसके साथ हम जाएंगे कि शेर शाह सूरी के समय काल में इसने लिखी थी पद्मावत ग्रंथ या पुस्तक। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। हमें जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख रखा है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा जो कथन असत्य है? अब देखिए, बाबर भारत में आया था, और बाबर ने भारत में इंटर कब किया था? आप लोगों को याद होना चाहिए कौन से रास्ते से किया, तो मुख्य रूप से यह पंजाब के रास्ते से भारत में आया था। और सबसे पहला आक्रमण इसके द्वारा 1519 में भैरवगढ़ का किला, कौन सा किला? जो सौराष्ट्र क्षेत्र में हमें गुजरात में देखने को मिलता है, भैरवगढ़ का किला पर इसके द्वारा सबसे पहले तोपों से सबसे पहले जो आक्रमण किया था, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। अब देखते हैं बाबर के बारे में। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को देखने को मिला। यह बात तो बिल्कुल सही है, 1483 में इसका जन्म हुआ था, को काबुल में हुआ था। देखिए, काबुल में इसका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि इसका जन्म हमें फरगना में देखने को मिला। कहां पर देखने को मिला? हमें फरगना में इसका जन्म हमें देखने को मिलेगा। बाबर ने 11 वर्ष की आयु में कि यहाँ पर जो आयु में फरगना का राज्यभार ग्रहण किया था। यह बात बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगी। बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद को जीता, 3 बार इसने समरकंद को जीता था, लेकिन इसके हाथ से निकल गया था। यह बात भी हमें बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। बाबर ने उजबेगों से तुलगमा का प्रयोग सीखा। अब ये तुलगमा क्या हुआ करता था? तुलगमा एक युद्ध नीति हुआ करती थी। कौन सी नीति? युद्ध नीति हमें देखने को मिली। क्या इसका प्रयोग बाबर ने भारत में किया था? जवाब होगा हाँ, बाबर ने इसका प्रयोग भारत में किया था। कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ पानीपत में ही बाबर ने इसका प्रयोग किया था और खाकान की उपाधि धारण करी थी। कौन सा? खाकान की जो उपाधि बाबर के द्वारा इस युद्ध को जीतने की बात की गई थी। और ये युद्ध कब देखने को मिलेगा? 1526 में हमें यह मुख्य रूप से युद्ध देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी बिल्कुल हमें बाबर के बारे में हमें यह बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, बदायूं के अनुसार अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो अकबर ने कई समाज सुधार कार्य किए थे, जिसके द्वारा मुख्य रूप से अकबर के द्वारा 1562 में यहाँ पर हमें मुख्य रूप से दास प्रथा का अंत किया इसने। कौन सी प्रथा का? दास प्रथा का अंत किया। 1563 में इसने यहाँ पर मुख्य रूप से भारत में सती प्रथा का अंत किया था। और वहीं पर 1564 में इसी अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। कौन सा कर? जजिया कर को यहाँ पर समाप्त किया गया था। लेकिन देखो, इसने बोला है कि एक लेखक जिसका नाम है बदायूं, तो बदायूं के अनुसार कब देखने को मिला? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, यही बदायूनी के अनुसार हमें मुख्य रूप से 1500 या 1579 में इसी बदायूं के अनुसार अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। ठीक है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। 1579 में हमें यह जो घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर भारत में सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा लागू किया गया था? जजिया कर सबसे पहले एक जो अरब आक्रमणकारी आया था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम के समय काल में सबसे पहले भारत में जजिया कर हमें देखने को मिलेगा। और पूर्ण रूप से इसका इसी जजिया कर का अंत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा क्या किया गया था? इसी जजिया कर को पूर्ण रूप से भारत में समाप्त किया गया था। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिला कि इस इमारत को पित्रा दुआ का प्रथम बार यहाँ पर प्रयोग किया गया था। यानी हमें मुगल साम्राज्य में एक पित्रा दुआ शैली देखने को मिली, जो जिसमें क्या होता था, मुख्य रूप से जब कोई मकबरा या महल बनाया जाता था तो उसके ऊपर नकाशी की जाती थी, और उन नकाशी पर मुख्य रूप से हीरे जड़ दिए जाते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है पित्रा दुआ शैली। तो यह सवाल पूछा है कि यह जो पित्रा दुआ शैली क्या हमें बुलंद दरवाजे में सबसे पहले प्रयोग किया गया था? नहीं, बुलंद दरवाजा का निर्माण मुख्य रूप से अकबर के द्वारा बनाया गया था, और जब अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य मनाया था,
जो अकबर ने यह गुजरात विजय के जो उपलक्ष्य में बनाया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, हुमायूं का मकबरा नहीं बल्कि एतमादौला का मकबरा, पहला जो पित्रादुआ शैली में बना मकबरा हमें भारत में देखने को मिलेगा। और किसके द्वारा बनाया गया था? नूरजहां। नूरजहां के पापा हुआ करते थे, तो नूरजहां के द्वारा इसको बिल्डअप किया गया था। और ये पंचमहल भी किसने बनाया था? तो पंचमहल बनाया था, ये भी हमें जो अकबर बनाता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखे रखो है, मुगल कालीन दीवान ए बयूतात, ये जो बहुत अच्छा विभाग हुआ करता था उस समय। दीवान ए बयूतात का मतलब क्या होता था? दान वितरण, कारखानों की देखरेख, हरम की देखभाल या शाही महल की सुरक्षा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, दीवान ए बयूदात का जो मतलब होता था, इसका मतलब होता था कारखानों की देखभाल। किसकी देखभाल? कारखानों, जो लघु उद्योग हुआ करते थे उनकी देखभाल के लिए मुगल कालीन यह एक पद हमें देखने को मिलता है। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो जो गृह विभाग का प्रधान अधिकारी हमें कौन यहाँ पर देखने को मिलेगा? वहीं पर आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि मुगल काल में जो राजस्व का अधिकारी होता था, जो राजस्व का हमें अधिकारी देखने को मिलेगा इसी मुगल काल के अंतर्गत, उसका नाम हुआ करता था मुकदम। क्या नाम हुआ करता था? मुकदम हमें देखने को मिलेगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर इसी मुगल काल में जो जो सेना का जो सेनापति हुआ करता था, सेना का सेनापति हुआ करता था, और जो वह सेनापति जो राजा को सबसे ज्यादा प्रिय हुआ करता था। तो यहाँ पर हमें एक मुख्य रूप से यहाँ पर मीर बख्श देखने को मिला, यानी जिसे क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर जो गृह विभाग का, किसका? गृह विभाग का प्रधान हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? तो गृह विभाग का प्रधान हमें मीर ए अतीस, कौन सा? मीर ए, हमें जो अतीस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलाद शब्द को क्या कहा जाता था? तो हमें मुगल काल में जो मुख्य रूप से चार प्रकार की कृषि देखने को मिलती है, चार प्रकार की भूमि देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो एक प्रकार की पोलाज भूमि हुआ करती थी। कौन सी? पोलाज भूमि हमें देखने को मिलेगी, जो मुख्य रूप से जहां पर वार्षिक खेती होती थी। क्या होती थी? वार्षिक खेती होती थी, उसे हम लोग बोलते थे पोलाज भूमि। एक हमें यहाँ पर पेराती, कौन सी? पेराती देखने को मिलेगी। और ये जो पेराती भूमि, तो जो एक दो साल के अंतराल में यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, क्योंकि मुख्य रूप से बंजर होती थी, तो प्रयोग किया जाता था कि एक या दो साल में यहाँ पर खेती बाड़ी हो। एक यहाँ पर चाचर, कौन सी भूमि? चाचर भूमि देखने को मिली, जहां पर 2 से 3 साल के अंतराल में हमें यहाँ पर खेती देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक खंजर भूमि, कौन सी भूमि? खंजर भूमि देखने को मिली, जहां पर हर 5 साल में एक बार क्या देखने को मिलती थी? खेती देखने को मिलती थी। अब हम लोगों को सवाल पूछा, ये जो पोलाद शब्द कहा जाता था, तो पोलाद शब्द का मतलब होता था वार्षिक खेती योग्य जो भूमि होती थी, उस भूमि को यहाँ पर मुगल काल में क्या कहा गया है? पोलाज कहा गया है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से यहाँ क्या पूछा है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, और यह फारसी जो अनुवाद किया गया था किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर रज्मनामा क्या होगा? रज्मनामा यहाँ पर होना चाहिए। यही महाभारत का फारसी अनुवाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एक्यूरेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हमें यहाँ पर देखे रखा है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि प्राप्त की थी? मैंने हर बार आप लोगों को बताया था कि एक बैटल ऑफ घाघरा, कौन सा युद्ध देखने को मिले था? इसी बैटल ऑफ, सॉरी माफी चाहेंगे, कि बैटल ऑफ खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ खानवा का युद्ध देखने को मिला। कब देखने को मिलेगा? तो 1527 में हमें बैटल ऑफ खानवा का युद्ध देखने को मिला। दो शासक के बीच में हुआ था, एक तरफ हुआ करता था बाबर, और एक तरफ हमें देखने को मिला था यहाँ पर राणा सांगा। कौन देखने को मिला? राणा सांगा देखने को मिला। और राणा सांगा की सहायता किसने किया था?
तो मेदिनी राय ने किया था। यहाँ पर हमें देखने को मिला बाबर इस युद्ध को जीत गया था, लेकिन राणा सांगा इस युद्ध को हार गए थे। यहीं पर बाबर ने भारत में सबसे पहले जिहाद का नारा दिया, और जिहाद के नारे के बाद बाबर ने सबसे पहले भारत में गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चलेगा। बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देख रखा है, निम्नलिखित किस मुगल बादशाह द्वारा भूमि कर की दर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दी गई थी। देखिए 1/3 से कर 1/2 यहाँ पर कर देना, यानी मुख्य रूप से टैक्स को बढ़ा देना। तो टैक्स को किस शासक के द्वारा बढ़ा दिया गया था, उसी शासक के द्वारा बढ़ाया जाएगा जिसने भारत में सबसे ज्यादा स्थापत्य शैली का निर्माण किया था, क्योंकि स्थापत्य शैली को बनाने में पैसे चाहिए। अब पैसे कहां से लाएगा, तो इसी टैक्स के माध्यम से लाएगा, और यह संपूर्ण रूप से किसके द्वारा किया गया था, भारत में। तो शाहजहां के द्वारा 1/3 कर हुआ करता था, उसे बढ़ाकर इस भाई ने 1/2 कर दिया था, क्योंकि इसने कई प्रकार की चीजें भारत में बिल्डअप किया था, तो उसके कारण इसको पैसों की आवश्यकता थी, पैसे नहीं थे, तो लोगों के ऊपर इसने टैक्स को बढ़ा दिया था। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देके रखा है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में शाहजहां में के पुत्र ने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई की थी। तो शाहजहां के कौन से पुत्र ने यहाँ पर बैटल ऑफ बहादुरपुर, यह बैटल हमें एक बैटल ऑफ बहादुरपुर देखने को मिलेगा, और यह बैटल ऑफ बहादुरपुर 1658 में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें युद्ध किसने लड़ा था, तो ये मुराद बख्श ने लड़ा था। किसने, मुराद बख्श ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। दोस्तों और यही सवाल के बाद में जो अंतिम प्रश्न आप सभी का होमवर्क में हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका जवाब देना है। सवाल इस प्रकार है कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन उपहार में दान में दी थी। तो ये 500 बीघा जमीन उपहार में कब हमें कौन से सिख गुरु को मिली थी, गुरु अर्जुन देव को, गुरु रामदास को, गुरु अमरदास को, या गुरु अंगद देव को। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब मुझे देना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।